दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं इतिहास से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। चाहे वो कोई भी कंपटीशन के बारे में बात करें, हर एक कंपटीशन एग्जाम में इतिहास से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। चलिए आइए बात करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं की परीक्षा जो होती है शुरू की गई। पहला ऑप्शन कहता है चार्टर एक्ट 1813 के तहत, दूसरा ऑप्शन कहता है चार्टर एक्ट 1833 के तहत, तीसरा ऑप्शन कहता है कि चार्टर एक्ट 1853 के तहत और चौथा ऑप्शन कहता है चार्टर एक्ट 1893 के तहत। बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाता है दूसरा सही हो जाता है, यानी कि भारत में 1833 चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवा की परीक्षा शुरू की गई। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है किस एक्ट के तहत सिविल सेवा की परीक्षा शुरुआत की गई, तो ध्यान रखिएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत। आइए बात कर लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, क्या कहा गया है। जैसा कि बात करते हैं, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा शुरू की गई या किया गया। और 1853 में क्या हुआ, सभी परीक्षा सभी के लिए खोल दिया गया। तो दरअसल बात करते हैं 1853 के, तो सभी लोगों के लिए क्या किया गया, सिविल सेवा की परीक्षा का रास्ता खोल दिया गया। परंतु यह परीक्षा पहले क्या होता था, केवल लंदन में ही आयोजित की जाती थी। तो पहले ये परीक्षा जो थी दोस्तों केवल लंदन में ही आयोजित की जाती थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सिविल सेवा की परीक्षा, सिविल सेवा की पहली परीक्षा 1855 में आयोजित की गई। तो सिविल सेवा की पहली परीक्षा कब आयोजित की गई, 1855 में आयोजित की गई, इस बात को भी गौर करिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न ये है कि भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन कहता है राजा राम मोहन राय को, दूसरा ऑप्शन कहता है बाल गंगाधर तिलक को, तीसरा ऑप्शन कहता है महात्मा गांधी को, चौथा ऑप्शन कहता है दादा भाई नौरोजी को। बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, जवाब देने में बिल्कुल भी संकोच मत करिए, जल्दी से जवाब दीजिए कि भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाता है दोस्तों पहला सही हो जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना गया है, राजा राम मोहन राय को माना गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना गया है, राजा राम मोहन राय को माना गया है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। जैसा कि बात करते हैं, राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ था 22 मई 1772 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, बंगाल के प्रेसिडेंसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बंगाल के प्रेसिडेंसी में हुआ था। दरअसल बात करते हैं इनके बारे में, तो एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिन्होंने क्या किया था, समाज में विद्यमान कुरीतियों को समाप्त करने में बहुत ही सराहनीय योगदान दिया। इन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। जैसे कि बात करते हैं, इन्होंने सती प्रथा जैसे कुरीतियों को खत्म कराने में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं सहायता की। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया, 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया राजा राम मोहन राय के कहने पर। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इनमें से बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया। इनमें से बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया। पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों मीर जाफर, दूसरा ऑप्शन कहता है कि मीर कासिम, तीसरा ऑप्शन कहता है मुर्शीद कुली खां और चौथा ऑप्शन कहता है सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। जल्दी से जवाब दीजिए अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, देखते चलिए, आपके आगे चलकर सारे प्रश्न सही होने लगेंगे। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाता है दोस्तों तीसरा सही हो जाता है कि बंगाल के मुर्शीद कुली खां ने क्या किया, जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था। तो जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था, किसने जारी किया था, मुर्शीद कुली खान ने जारी किया था। तो जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है, डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि मुर्शीद कुली खां जो था बंगाल का पहला गवर्नर था। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो मुर्शीद कुली खां था। इसका कार्यकाल जो था दोस्तों 1717 से लेकर 1727 तक इसका कार्यकाल था। इसने क्या किया था, मकसूदाबाद का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में कभी प्रश्न ये पूछ लेता है कि मकसूदाबाद का नाम बदलकर किसने मुर्शिदाबाद किया था, तो मुर्शीद कुली खान ने किया था, जो बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला नवाब था। जैसे ही मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने नाम परिवर्तन
तो मंजूरी दी, नाम परिवर्तन की मंजूरी दी। मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, टकसाल बनवाए और इसमें क्या किया, एक नए सिक्का जारी कर दिया। इसने जरबे मुर्शीदाबाद नामक सिक्का जारी कर दिया या सिक्के जारी कर दिया, जरबे मुर्शीदाबाद, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा, अगर आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। जैसा कि बात करते हैं, प्रश्न ये है, प्रश्न ये है कि जमींदार बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया, मतलब जो जमींदारी बंदोबस्त या व्यवस्था की गई थी दोस्तों, जो टैक्स वसूलने की, क्या जमींदारों के साथ किया गया था? और जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कृषकों के साथ किया गया था। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त यानी कि व्यवस्था थी, कृषकों के साथ किया गया था। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जमींदारी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषकों को मालिक बनाया गया था। दरअसल क्या होता है कि अंग्रेजों ने क्या किया, टैक्स वसूलने का एक नया प्रचलन शुरू किया। और नया प्रचलन क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने जमींदारों को दिया ए टेंडर की, भैया तुम क्या करोगे, लोगों से टैक्स वसूलोगे और हमें जमा करोगे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में उन लोगों ने क्या किया, कृषकों को क्या किया गया, मालिक बना दिया। उन्होंने कहा कि एक काम करना, तुम सभी लोग क्या करना। जब देखो जमींदारों ने क्या किया, आगे चलकर टैक्स की चोरी करना शुरू कर दिया, तो अंग्रेजों ने कहा कि देखिए अब जमींदारों को हम टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी नहीं देंगे, बल्कि सीधा हम किसानों को दे देते हैं और किसान सीधा हमारे घर पहुंचा देंगे, हमें टैक्स दे देंगे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है कि एक तरीके से किसान सीधे मालिक बन जाते हैं और किसान आराम से क्या करते हैं, टैक्स अंग्रेजों को देते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जमींदारी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया था। बिल्कुल अगर देखा जाए तो जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था, ठीक है। पूरे भूमि का मालिक जमींदार हुआ करते थे, किसान काम करते थे और टैक्स जो उन्हें मिलता था उसको टैक्स लेकर क्या करते थे, कह सकते हैं वे अपना प्रॉफिट, किसानों को अपना प्रॉफिट मिल जाता था। जमींदार क्या करते थे, टैक्स और अपना प्रॉफिट लेकर और क्या करते थे, उनको दे देते थे अंग्रेजों को। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषकों को भूमि का मालिक बना दिया गया, बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो जमींदार व्यवस्था में भूमि राजस्व अदा करने की जिम्मेदारी जमींदारों पर थी, और जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व अदा करने का सभी रैयत समूह सामूहिक जिम्मेदारी थी। नहीं, ऐसा नहीं था, ऑप्शन नंबर तीसरा गलत हो जाता है। तो एक काम कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पर तीसरा है उसको गलत कर देते हैं। ए रहा तीसरा, ए रहा तीसरा। जब ये तीन ऑप्शन कट हो गए तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या होता है, सही हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, 1 और 2। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बताया गया कि जमींदारी बंदोबस्त में क्या था, जमींदारों के साथ समझौता किया गया था अंग्रेजों का, और जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कृषकों के साथ समझौता किया गया था। जमींदारी बंदोबस्त में जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, कृषकों को भूमि का मालिक बनाया गया था। यानी किसानों को, कृषकों को क्या किया गया था, भूमि का मालिक बनाया गया था। यानी कि किसान का संबंध सीधे ब्रिटिश सरकार से थी, ठीक है, सीधे ब्रिटिश सरकार से थी कि आप आराम से टैक्स हमें दीजिए। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न ये है कि इनमें से संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया, दयानंद सरस्वती ने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया और गंगा किशोर भट्टाचार्य ने किया। बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, जवाब देने में आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग क्या करें, हमारा सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न साझा कर रहा हूं। जैसा कि बात करते हैं इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, पहला सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा क्या किया गया था, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राजा राम मोहन राय जी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या दिया था, राजा की उपाधि दिया था। अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या दिया था, राजा की उपाधि दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सती प्रथा जैसे कुरीतियों को खत्म कराने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई बल्कि इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं, एक बार क्या कहा गया है डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि बात करते हैं यहाँ पर कहा गया है कि संवाद कौमुदी जो है एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी और इसे राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया और इस पत्रिका की स्थापना 1819 में हुई और 1836 में क्या किया गया, इस पत्रिका को बंद कर दिया गया था, इस बात को भी गौर करिएगा। आइए अब बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। जवाब देने में संकोच मत करिएगा, जल्दी से दीजिएगा। नीचे दिए गए घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको
आपको सही क्रम में लगाना है। क्या अगस्त प्रस्ताव पहले आया था, क्रिप्स इंडिया मिशन पहले आया था, बॉम्बे विद्रोह आया था, या भारत छोड़ो आंदोलन आया था? गांधी जी ने यह इस आंदोलन का नाम दिया था ना, भारत छोड़ो आंदोलन। बड़ा ही बेहतर गांधी जी अद्भुत व्यक्ति थे। कहीं ना कहीं गांधी जी एक अद्भुत व्यक्ति ही थे, ठीक है, जिनकी दीर्घकालिक सोच अलग ही थी और हमारे देश में उन्होंने अतुलनीय कह सकते हैं योगदान दिए। गांधी जी के बारे में सोचना जितना आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को गांधी जी से बड़ा ही गुस्सा आता है गांधी जी के नेम पर, लेकिन अगर वे सोचे एक बार तो गांधी जी गलत नहीं थे। उनका सोचना जो था बिल्कुल सही था। वे ऐसा नहीं सोचते थे, उनका ये नहीं सोचना था कि क्या होगा हमारे देश में, लेकिन वे हमेशा सोचते थे कहीं ना कहीं भाईचारे की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए, जिससे कि एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ाद कराने में जो एक तरीके से यातनाएं झेली थी उसको वो ज़्यादा समझ रहे थे, जिसकी वजह से वे ऐसा सोच रहे थे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यानी कि बात करते हैं, सबसे पहले आया था अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 में आया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, दूसरा है एक तरीके से क्रिप्स में इंडिया मिशन के बारे में बात करते हैं, जो कि 1942 में आया था। और तीसरी बात करते हैं, चौथी बात कर लेते हैं पहले, चौथी बात कर लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये भी आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया था। और बॉम्बे विद्रोह हुआ था दोस्तों 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। याद कर लीजिए मेरे साथ ही। एक बार फिर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा ताकि आपको पूरी तरीके से चीज़ें याद हो जाए। देखिए, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? 1942 में आया था। और बॉम्बे विद्रोह कब आया था? 1946 में आया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न ये है कि 1984 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में शुरू किए गए ऑपरेशन का नेम क्या था? 1984 में भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा, मतलब भारत की सेनाओं द्वारा क्या किया गया था? सशस्त्र सेनाओं द्वारा क्या किया था? विश्व के सबसे ऊंचे सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो उस ऑपरेशन का नेम आपको बताना होगा। पहला ऑप्शन कहता है ऑपरेशन विजय, दूसरा ऑप्शन कहता है ऑपरेशन मेघदूत, तीसरा ऑप्शन कहता है ऑपरेशन ब्लैक स्काई, चौथा ऑप्शन कहता है ऑपरेशन गंगा। बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों। जैसा कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑपरेशन मेघदूत हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेशन मेघदूत जो ऑपरेशन चलाया गया था वो 1984 में चलाया गया था हमारे भारत की सेना के द्वारा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। यह ऑपरेशन जो था विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में लॉन्च किया गया था। और सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान दोनों देश अपने क्षेत्राधिकार में होने का दावा कर रहे थे और जिसके वजह से भारत ने ऐसा कदम उठाया था। 1984 में सीमा विवाद के चलते हालत काफ़ी तनावपूर्ण हो गए थे और जिसके वजह से मेघदूत जैसे ऑपरेशन को चलाना ही पड़ा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश लोक हितवादी पत्रिकाओं की स्थापना महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक के द्वारा की गई थी? ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोक हितवादी पत्रिकाओं की स्थापना महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक के द्वारा की गई थी? आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल हरि देशमुख और बाल गंगाधर तिलक। बड़ा ही बेहतर प्रश्न है, जवाब देने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। जल्दी से मेरे प्रिय साथियों जवाब दीजिए। जैसा कि बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे जिन्होंने ज्ञान प्रकाश जैसे पत्रिका निकाला, इंदु प्रकाश जैसे पत्रिका निकाला इन्होंने, और लोक हितवादी नामक पत्रिका भी इन्होंने ही निकाला था। दरअसल एक मिनट भाई, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक नहीं बल्कि गोपाल हरि देशमुख थे। गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को सही करिएगा, ऑप्शन नंबर सी को सही करिएगा। तो गोपाल हरि देशमुख जन्म
8 फरवरी 1823 को महाराष्ट्र में हुआ था। 25 वर्ष की आयु में उन्होंने पत्रिका प्रभाकर, लोकहितवादी, ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश की शुरुआत की। इन्होंने महिला शिक्षा और बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे मुद्दों पर भी कार्य किया। तो ध्यान रखिएगा, महिलाओं की शिक्षा को लेकर ये आगे बढ़े और बाल विवाह जैसे चीज़ों को रोकने और दहेज प्रथा जैसे चीज़ों को रोकने में इन्होंने काफ़ी चढ़ बढ़कर भागीदारी ली थी दोस्तों। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ज़्यादा प्रश्न आज हम नहीं करेंगे, ठीक है, बस मान के चलते हैं 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं। बाकी अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगेगी और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर एक क्रम चलता रहेगा और हिस्ट्री भी चलता रहेगा। इसी तरह से हर एक विषय को मैं चलाता रहूँगा आराम से। बात करते हैं कि बिंदुओं वाला समझौता भारत के किस पड़ोसी के साथ इतिहास में बदलाव बिंदु था, यानी कि बिंदुओं वाला जो समझौता किया गया था भारत के किस पड़ोसी के इतिहास में बदलाव का बिंदु था, मतलब किस पड़ोसी के साथ यह समझौता किया गया था। तो अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा तिब्बत हो जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसा कि बात करते हैं, इस समझौते द्वारा तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व स्थापित हुआ। यह समझौता 1951 में हुआ था। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की ऑटोमन साम्राज्य नीति के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ब्रिटिश साम्राज्य की ऑटोमन साम्राज्य की नीति के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? पहला ऑप्शन कहता है मोपला विद्रोह, दूसरा ऑप्शन कहता है खिलाफत आंदोलन और तीसरा ऑप्शन कहता है रेशमी रुमाल आंदोलन, चौथा ऑप्शन कहता है गदर षड्यंत्र। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब देने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोपला विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला होता है वो बिल्कुल सही है। ये क्या हुआ यार, 1 मिनट, मैंने क्या कर दिया, सॉरी। मोपला विद्रोह जो था दोस्तों वो खिलाफत आंदोलन के विरोध में किया गया था, या एक तरीके से ब्रिटिश ऑटोमन साम्राज्य की नीति के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1922 तक चला था। इस आंदोलन में क्या हुआ था, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तुर्की के समर्थन में संघर्ष किया था। दरअसल क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, तुर्की के शासक जो थे उनके साथ काफ़ी गलत किया और वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी गलत किए, जिसकी वजह से भारत के भी मुस्लिम जो होते हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते हैं। यहीं से क्या हो जाता है, भारत के मुसलमान और हिंदू को एक करने में गांधी जी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। यहीं से गांधी जी का कद जो होता है मुस्लिमों के नज़र में बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं गांधी जी इसका नेतृत्व भी करते हैं खिलाफत आंदोलन के। बाकी की बातें हम करेंगे अगली क्लास में और कल देखेंगे। आप लोग बताइएगा, अगर चीज़ें सही लग रही हैं तो आप कहें तो मैं इसे कंटिन्यू रख सकता हूं और डेली ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट की क्लास लूँगा, और जिससे आपको मज़ा भी आएगा। थोड़ा से पढ़ते भी चलिए, वैसे भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करते ही रहना चाहिए। थोड़ा से ज़्यादा नहीं 15 मिनट अगर आप समय दे देते हैं तो मुझे लगता है कि 15 मिनट समय आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं, अब यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।